वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी लॉ के एमसीक्यू को। इसके पहले बीआरएफ से रिलेटेड 3 पार्ट में एमसीक्यूज अपलोड हो चुके हैं, कुछ और अभी अपलोड होंगे क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इन सब के एमसीक्यूज अभी चैनल पे नहीं अपलोडेड हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अपलोड हो जाएंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। कंपनी का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नोन एज चार्टर ऑफ अ कंपनी? कंपनी के चार्टर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, MOA, पार्षद सीमा नियम, इसे कंपनी का चार्टर बोला जाता है। हम लोग रट लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट के माध्यम से आई है। तो चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है कि जब किसी राजा महाराजा, किसी महारानी के आदेश के अनुसार किसी कंपनी को स्थापित किया जाता है तो उसे चार्टर एक्ट के माध्यम से स्थापना बोला जाता है। जैसे किसी कंपनी, कोई कंपनी ऐसी है जिसके लिए स्पेशल एक्ट पास किया जाता है तो उसे वैधानिक कंपनी कहा जाता है। तो किसी भी चीज़ को रटने से अच्छा रहता है कि आप समझ लें। तो चार्टर के रूप में किसे जाना जाता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, क्योंकि उसमें कंपनी से रिलेटेड जितने भी नियम कानून होते हैं, कंपनी का नाम हो गया, उसके शेयर होल्डर्स के बारे में हो गया, कंपनी के स्थान के बारे में हो गया, सब कुछ उसमें लिखा रहता है, इसीलिए कंपनी का चार्टर उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल फॉर अ पब्लिक कंपनी। एक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम अविधान की पूंजी क्या होती है? तो वो होती है 5 लाख रुपया। क्वेश्चन नंबर 3 है द नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज्ड बाई। किसी भी कंपनी का नाम किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो जब कंपनी का नाम परिवर्तित किया जा रहा है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन किया जाएगा, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, एक विशेष तरीके का परिवर्तन होता है। तो किसी भी विशेष प्रकार के परिवर्तन के लिए सबसे पहले तो विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन। दूसरा ये होता है कि यूनियन गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, उनका आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन, और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वीकृति भी प्रदान करेंगे। उसके साथ हम लोग कंपनी के नाम को परिवर्तित कर सकते हैं। अब कंपनी के स्थान के में अगर परिवर्तन करना है तो सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 द डैश डिफाइंस कंपनीज रिलेशन विद आउटसाइडर वर्ल्ड। डैश बाहरी दुनिया के साथ कंपनी के संबंधों को परिभाषित करती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करती है? कंपनी को जो बाहरी दुनिया है, यानी कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उन लोग के साथ जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज एड्स। कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस हो गया, वार्षिक रिपोर्ट हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर अ कंपनी हैज़ 3 डायरेक्टर्स द मैक्सिमम रेमुनरेशन पेएबल टू ऑल ऑफ देम इज %% ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बोला है कि कंपनी के पास अगर 3 डायरेक्टर्स हैं तो मैक्सिमम कितना उनको पारिश्रमिक दे सकती है अपने शुद्ध लाभ में से? तो ये होता है 10%। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो नेट एनुअल प्रॉफिट के 5% हो सकती है, लेकिन ये किसके लिए रहता है? अगर एक डायरेक्टर है। एक से अधिक जब भी डायरेक्टर होते हैं तो मैक्सिमम उनको एनुअल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज दिया जाता है? 10%। चाहे वो 3 हो जाए, चाहे 5 हो जाए, चाहे 10 हो जाए, तो उनको हमेशा कितना परसेंट दिया जाता है एनुअल प्रॉफिट का? 10%। लेकिन अगर यहीं क्वेश्चन में बोल दे कि एक डायरेक्टर है, उसको मैक्सिमम कितना रेम्यूनरेशन मिल सकता है? दैट इज 5%। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मार्क आउट द डॉक्यूमेंट दैट नीड नॉट टू बी प्रिपेयर्ड एंड रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ तैयार और पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है? स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर्स अंडरटेकिंग टू टेक अप एंड पे फॉर क्वालिफिकेशन शेयर। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसको उसके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी में बी रिड्यूस्ड बाई। किसी भी कंपनी के शेयर पूंजी को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? सामान्य प्रस्ताव के द्वारा, विशेष प्रस्ताव के द्वारा, निदेशक मंडल के द्वारा, या फिर कंपनी लॉ बोर्ड के अनुमति के द्वारा। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? स्पेशल रिजोल्यूशन या विशेष प्रस्ताव के द्वारा इसको कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द डैश ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट कम्युलेटिव। इक्विटी शेयर पर संचय नहीं होता है। तो देखिए संचय होने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं इकट्ठा होना, सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझे तो इकट्ठा होना। मान लेते हैं कि पहला साल है ये 10 रुपये हुआ, कंपनी के शेयर होल्डर को 1 भी रुपया नहीं मिला। ये दूसरा साल है, यहाँ पे कलेक्ट हुआ 5 रुपये का प्रॉफिट। तीसरा साल हुआ, यहाँ पे कलेक्ट हुआ 8 रुपये का। तो इन सबको जोड़ करके इकट्ठा किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्युलेटिव बोलेंगे।
उसको इकट्ठा किया हुआ है। तो बोला है इक्विटी शेयर पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो कम्युलेटिव नहीं होती है, तो जो डिविडेंड दिया जाता है उनको, अगर 10 रुपये में से उनको कुछ लाभांश दे दिया गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर पहले साल में नहीं दिया गया तो दूसरे साल में उसको हस्तांतरित नहीं किया जाता है, वो इकट्ठा नहीं होता है। पिछले साल आपको जितना मिला वो आपके लिए लाभांश है, अगर नहीं मिला तो वो संचयी नहीं माना जाता है, उसको इकट्ठा नहीं माना जाता है। बाकी जो प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, जो रिजर्व्स बनाए जाते हैं वो इक्विटी शेयर वालों के लिए संचयी होते हैं, इन फ्यूचर उनको बाद में मिल जाता है। लाभांश कभी भी इन फ्यूचर उनको नहीं मिला जाता है। वहीं पर अगर प्रेफरेंस की बात किया जाए, जो प्रेफरेंस शेयर्स वाले होते हैं, पूर्वाधिकार अंश, उनके लिए वो कम्युलेटिव हो सकता है, वो भी ऑप्शन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द डैश कॉन्स्टिट्यूट द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी का शीर्ष प्रशासनिक अंग क्या होता है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपनी का शीर्ष प्रशासनिक अंग, यानी कि निदेशक मंडल। क्वेश्चन नंबर 11 है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भारत का केंद्रीय बैंक किस चीज़ का उदाहरण है, रजिस्टर्ड कंपनी का, स्टेचुरी कंपनी का, चार्टर्ड कंपनी का, या अनलिमिटेड कंपनी का। तो देखिए हम लोग जब आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं तो आपको भी पता होगा कि आरबीआई के लिए एक एक्ट है, वो एक्ट क्या है, 1934 का एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी कंपनी के लिए जब हम लोग एक विशेष तरीके का अधिनियम बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैधानिक कंपनी कहते हैं, यानी कि स्टेचुरी कंपनी कहते हैं। यहीं पर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछता तो वो क्या रहता, चार्टर्ड कंपनी रहता, क्योंकि वो ब्रिटिश के महारानी के आदेश के अनुसार वो बना था, उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 द टोटल मैनेजरल रेमुनरेशन टू द डायरेक्टर्स एंड द मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड %% ऑफ द नेट प्रॉफिट। किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में निदेशकों और प्रबंधक को कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के %% से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये 11% से अधिक नहीं होने चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर ईयर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, 11% से अधिक कभी भी नहीं हो सकती है। और यहाँ पे किसको इंक्लूड किया है, निदेशक और प्रबंधक दोनों को इंक्लूड किया है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सी चीज़ को वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर अ कंपनी हैज़ 3 डायरेक्टर्स द मैक्सिमम रेमुनरेशन पेबल टू ऑल ऑफ देम इज %% ऑफ एनुअल प्रॉफिट। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि यहाँ पे क्या होता है, 10% होता है। किसी भी कंपनी में जितने भी निदेशक होते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 10% तक। अगर एक से अधिक है तो, और सिंगल है तो वो कितना जा सकता है, 5% तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 अ पर्सन कैन नॉट एक्ट एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मोर देन डैश कंपनीज एट अ टाइम। एक व्यक्ति एक समय में डैश कंपनी या कंपनियों से अधिक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो कितने के लिए नहीं जुड़ सकता है, मैक्सिमम वो 20 कंपनीज में जुड़ सकता है, उससे अधिक के लिए वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द पार्टनरशिप एंटिटी में बी रिगार्डेड एज। साझेदारी इकाई को डैश के रूप में माना जाता है, अ लीगल एंटिटी, एन अकाउंटेबल एंटिटी, बोथ लीगल एंड अकाउंटेबल, नाइदर लीगल एंटिटी नॉर एन अकाउंटेबल। तो किसी भी साझेदारी फर्म को ना ही लीगल एंटिटी का दर्जा दिया जाता है, ना ही उनको अकाउंटेबल बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कि न तो ये कानूनी होती है, न ही जवाबदेही होती है। कानूनी होने का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि जो पार्टनरशिप बनता है उस पर एक पार्टनरशिप डीड होती है। और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होती है, एक रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है। और हमें पता है कि जब हम लोग बीआरएफ पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो भी प्रूफ होते हैं वो कैसे होने चाहिए, रिटन फॉर्म में होने चाहिए। जब रिटन फॉर्म में होगा तभी तो जा करके केस कर सकते हैं। और जो पार्टनरशिप होती है वो हो सकता है रजिस्टर्ड भी हो सकता है कि वो रजिस्टर्ड ना हो। तो जब कानून के सामने आप गए ही नहीं तो वो क्या हो सकता है, उनके ऊपर केस नहीं हो सकता है। तो ना ही वो कानूनी मानी जाती है, ना ही जवाबदेही मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन में बी लोन फ्रॉम द डैश। न्यूनतम अंशदान की राशि डैश से देखी जा सकती है। तो किससे देखी जा सकती है, जब हम लोग अंशों का इशू करते हैं, जब अंशों को इशू किया जाता है तो क्या कंपनी उसके पहले क्या इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, यानी कि प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। तो उस पर क्या लिखी रहती है, ये प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, अंशों को बेचने के लिए जितने भी इंफॉर्मेशन रहें वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। इसको प्रविवरण बोला जाता है। तो जो न्यूनतम अविधान की राशि होगी, न्यूनतम अंशदान की राशि होगी, वो भी कहाँ लिखी रहेगी, प्रॉस्पेक्टस के ऊपर लिखी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन अ
व्हेन कैन अ प्राइवेट कंपनी कमेंस बिजनेस, निजी कंपनी अपना व्यवसाय कब से प्रारंभ कर सकती है? तो जो पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी की अभी बात नहीं हो रही है, जो पब्लिक कंपनी होती है वो लोग सबसे पहले अपना इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, यानी कि कंपनी बन चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सबसे पहले तो उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। दूसरा क्या उनको प्राप्त करना होता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि वो व्यवसाय को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जब इसका उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है तब जा कर के वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती हैं वो अपना व्यवसाय कब से प्रारंभ कर सकती हैं? जिस दिन से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिस दिन से कंपनी का निगमन हो जाता है, उनको प्रमाण पत्र मिल गया, वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद। यहीं पर पब्लिक कंपनी का पूछेगा तो क्या होगा? निगमन का भी मिला और उसके साथ साथ व्यवसाय को प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट, जब ये मिल जाएगा तब जाकर के वो व्यवसाय को प्रारंभ कर सकती हैं। तो प्राइवेट कंपनी के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, और यहीं पर ऑप्शन नंबर डी किसके लिए होता? पब्लिक कंपनी के लिए होता। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज, रचनात्मक नोटिस के सिद्धांत का एक अपवाद क्या है? तो वो क्या है आपका? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ प्रॉस्पेक्टस इज टू बी इशूड विद इन डैश डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के डैश दिनों के भीतर एक प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 90 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑल मनीज रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स आर टू बी डिपॉजिटेड, शेयरों पर जो आवेदन की राशि प्राप्त होती है उसे कहाँ जमा किया जाता है? तो जो शेयर पे पैसे मिलते हैं वो किसी भी कंपनी के अपने पैसे नहीं होते हैं। वो जैसे मान लीजिए आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वो क्या होता है, एक काउंटर बना रहता है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेते हैं। तो पैसा कहाँ पे जमा हुआ? इस काउंटर पे जमा हुआ है। जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ वहाँ पैसा नहीं जमा होता है। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, जो भी एप्लीकेशन पे पैसा मिला उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करती है, स्पेशल स्केड्यूल्ड बैंक में। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अनुसूचित बैंक में ही ये पैसा जमा होता है। तो ऑप्शन, एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी, इन अ स्पेशल अकाउंट ओपन इन अ स्केड्यूल्ड बैंक फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य से अनुसूचित बैंक में खोले गए विशेष खाते के अंतर्गत। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन ने एप्लीकेशन लिया और उसको अलॉटमेंट नहीं किया गया, यानी कि शेयर्स उसको नहीं दिया गया, तो उस एप्लीकेशन के पैसे को वापस करना होता है। इसीलिए कंपनी क्या करती है, इसको स्पेशल अकाउंट में रिजर्व करके रखती है, उसको उसमें बचा के रखती है कि इन फ्यूचर हो सकता है पैसा वापस भी करना पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज टू बी रिसीव्ड विद इन डैश डेज ऑफ ऑफर, प्रस्ताव के कितने दिनों के भीतर न्यूनतम आवेदन की राशि प्राप्त हो जानी चाहिए? तो वो होता है 30 दिन के अंदर। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होता है? 90% ऑफ शेयर वैल्यू। जैसे मान लेते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू या फिर बुक वैल्यू या फिर वो हो सकता है कि प्राइस ऑफ शेयर, ऐसे करके दिया रहे। तो जो फेस वैल्यू होता है उसका 90% माना जाता है कि न्यूनतम आवेदन की राशि है। अब ये 90% कैसे निकालते हैं? मान लेते हैं शेयर का वैल्यू है 100 रुपया, तो इसका 90 रुपया क्या हो जाएगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि अगर 90 रुपया मिल चुका है हमको किसी भी शेयर के लिए, तभी जा कर के हम लोग उसका अलॉटमेंट करेंगे। ये प्रोसेस आपको जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द चार्टर ऑफ अ कंपनी रिफर्स टू एक कंपनी का चार्टर इसके डैश को संदर्भित करता है? प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो ये होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन एसोसिएशन ऑफ 30 पर्सन नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट बट कैरिंग ऑन ऑफ बिजनेस इज अ डैश और एन, 30 व्यक्तियों का एक संघ है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है लेकिन वह व्यवसाय कर रहा है। तो ये क्या होगा? ये एक तरीके का इलीगल एसोसिएशन होगा, यानी कि अवैधानिक संघ होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अ कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन विद अ परपेचुअल सक्सेशन डैश, अ कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है जिसका एक सतत उत्तराधिकार है। सतत मतलब क्या होता है कि एक के बाद वो चलता रहता है, इन फ्यूचर कंटिन्यूअस वो प्रोसेस है। तो जब भी कंपनी को स्थापित किया जाता है, वो किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? लॉ के द्वारा। और अगर कंपनी को समाप्त करना हो तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है? एक लॉ के नियम के अनुसार ही किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कंपनी का सतत उत्तराधिकार रहता है, यानी कि एक पर्सन गया, दूसरा पर्सन आ जाएगा, तीसरा गया, चौथा आ जाएगा, इस तरीके से वो हमेशा चलता रहेगा जब तक कि कानून के द्वारा उसको ख़त्म ना किया जाए। उसका जो उत्तराधिकार है वो एक के बाद एक परिवर्तित होता रहेगा, कंपनी कभी मरेगी नहीं।
क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑन अ शेयर ऑफ 10 rupees of a company, a shareholder has already paid ₹30. His liability is now limited to, एक शेयर है जो कि 100 रुपये का है, उस पर जो अंशधारक है उसने 30 रुपये जमा कर दिया, तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक बनती है? कितना रुपये उसने दे दिया? 30 रुपये दे दिया, कितना रुपये बचा? 70 रुपये उसने नहीं दिया है, तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक बनेगी? 70 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए हो। इस वीडियो के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टॉपिक वाइज हो, ताकि टॉपिक के अकॉर्डिंग आप टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद MCQs को प्रैक्टिस करें, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई और किसी और कॉन्सेप्ट पे आपको वीडियो चाहिए होगी तो वो भी आप बता दीजिएगा कमेंट करके।